नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले खबर दिल्ली से। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापों के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर हमले बोल रहे हैं। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी की ओर से सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया के बाद उन्होंने सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार का किंग पिन बताया। मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताया। अनुराग ठाकुर ने बेवड़े जैसे शब्दों से भी परहेज नहीं किया। आप सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी सरकार की संज्ञा देते हुए पूछा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप की तरफ से सौरभ भारद्वाज सामने आए और बीजेपी के सवालों का जवाब दिया। भारद्वाज ने कहा कि आप की तरफ से बीजेपी की बदतमीजी वाले सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। और मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। ये है घोटाले करो, उल्टे पांव भागो, जनता को पीठ दिखाओ, मीडिया के सवालों का जवाब न दो, और कोई महिला पत्रकार पूछे तो उसको लताड़ करके धमकी देने का काम करो। इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। महिला सशक्तिकरण तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है। शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस पर कहा कि अनुराग ठाकुर के बदतमीजी भरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैंने एक नियम बनाया है, आप सबको बता देता हूं। जो बदतमीजी से सवाल करेगा उसके सवाल का जवाब नहीं देना। वरना क्या है कि मैं उनकी बदतमीजी को एक्नॉलेज कर रहा हूं और उनको कह रहा हूं कि आप बदतमीजी करिए और हम आपका जवाब देंगे। तो ये जो बदतमीजी भरा सवाल है अनुराग ठाकुर को, मैं इसको इस लायक नहीं समझता कि इसका जवाब दूं। और सीबीआई के छापों के बाद आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति देश की सबसे शानदार आबकारी नीति है। इस नीति को लेकर एलजी के फैसला बदलने से राजस्व में नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि दरअसल ये मुद्दे भ्रष्टाचार रोकने का नहीं है, ये तो केजरीवाल को रोकने का मुद्दा है। बीजेपी केजरीवाल मॉडल से डर गई है। ये लोग दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से डरते हैं। एक बार फिर सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। आखिर में सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी सिर्फ सरकार गिराना जानती है, ऐसे में जनता भी परेशान है। साफ है कि 2024 का चुनाव अब आप बनाम बीजेपी होगा और जनता को मोदी नहीं केजरीवाल चाहिए। मुद्दा तो करप्शन है ही नहीं, मुद्दा तो शराब का घोटाला है ही नहीं, मुद्दा तो घोटाला है ही नहीं। अगर मुद्दा घोटाला होता तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। आप सबने देखा था, आप सबने दिखाया था, सारे मीडिया ने चलाया था और सारे मीडिया ने देश के बहुत शोर से बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जिस हाईवे का, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, 5 दिन के अंदर अंदर वो पूरी तरह से धंस गया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ वो एक्सप्रेसवे बनाने में, हाईवे बनाने में। अगर मुद्दा करप्शन होता तो आज सीबीआई और ईडी प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित किए गए उस महामार्ग के घोटालेबाजों को पकड़ रही होती, उनके घर रेड कर रही होती। मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 8000 करोड़ का घोटाला हो गया है एक्साइज पॉलिसी में। मनीष सिसोदिया ने 8000 करोड़ का घोटाला किया। फिर थोड़ी देर बाद बीजेपी के और एक नेता आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या शायद किसी मीडिया में बात करने। वो बोले 1100 करोड़ का घोटाला मनीष सिसोदिया ने किया है। एलजी साहब ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें उन्होंने लिखा था 144 करोड़ का घोटाला कर दिया मनीष सिसोदिया ने। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। उसमें ना 8000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था
सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं हुआ। बहुत शानदार पॉलिसी है और जो ये लोग कह रहे हैं इनको ना तो कुछ पता है ना इन्होंने कुछ पढ़ा है। बस इनको तो कहीं से कोई स्क्रिप्ट जो दी जाती है ये उसको रटते हैं। शराब या एक्साइज की चोरी इनकी परेशानी है ही नहीं। इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से अब पूरे देश में एक काम करने वाले ईमानदार नेता के रूप में पहचान बनाते जा रहे हैं और पूरे देश के लोग अब उनको पसंद करने लगे हैं, इनकी परेशानी ये है। और पंजाब के बाद तो पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी को एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जाने लगा है, इनकी परेशानी ये है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है। और इस सब के बीच दिल्ली में आज मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ये लोग बैनर पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। इन पोस्टरों पर लिखा था, मनीष सिसोदिया इस्तीफा दो, सिसोदिया की आबकारी नीति में गड़बड़ झाला। उधर इन प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी तरह के प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड के पड़ने के अगले दिन ही आज कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर्स के बाहर एक प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन दिल्ली में पिछले साल लागू की गई शराब नीति के खिलाफ था। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली की फॉर्मर एमएलए किरण वालिया जी मौजूद है। मैम, आप कई बार एमएलए रही है दिल्ली सरकार में, क्या कारण था इस बार प्रोटेस्ट निकालने का आपका? क्योंकि कल रेड हुई है मनीष सिसोदिया के घर पे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सच्चाई तो ये है कि हम लोग इस मुद्दे को और इन मुद्दों को काफ़ी देर से उठा रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आज ही उठाया हमने, पर हाँ साबित हो जाता है जनता की नज़रों में जब कोई इस तरह की रेड होती है तो फिर वो सोचते हैं कि कोई तो बात होगी। तो उस संदर्भ में सही है, मगर हम लोग तो आपको मालूम है ये बात कब से कह रहे हैं। अगर आप मेरा ट्विटर अकाउंट देखेंगे और तो बहुत सी चीज़ें हम उजागर करते रहते हैं, दुख भी होता है। तो जहाँ तक मिस्टर सिसोदिया क्या करेंगे, एक ही रंग में रंगे हुए सब। एक तो ऑलरेडी अंदर है, सिसोदिया अंदर होंगे ज़रूर और अब तक हो चुके होंगे, मुझे मालूम नहीं। तो इस सारे हालात में मैंने तो बहुत क्लोजली उनको वॉच करती हूँ। हम लोग सरकार में रहे, एजुकेशन भी एक मेरा विभाग था। इन लोग कहाँ कहाँ चोरी नहीं की। आपको मालूम है दिल्ली विश्वविद्यालय के कोई स्टेटस है, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्तर पर ये तमाम जो 12 कॉलेज जिसका सिर्फ फंडिंग का काम है दिल्ली गवर्नमेंट का, और सिसोदिया ने जो किया है, जो करप्शन है वो रियल में 100% करप्शन हो और इसको जल्दी से जल्दी जेल में डालना चाहिए। जैसे पहले सतेंद्र जैन, वो भी इतने इनके केजरीवाल के इतने सारे मंत्री करप्ट हैं, चाहे मंत्री हों, पंजाब में देख लो, दिल्ली में देख लो, इन्होंने कोई डेवलपमेंट ही नहीं किया। डेवलपमेंट हुआ तो सिर्फ कांग्रेस सरकार के टाइम में हुआ है, चाहे हेल्थ का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, कुछ भी हो। इन्होंने क्या किया 20 साल। जी, आप सभी प्रोटेस्ट यहाँ पे करने आगे का आप लोगों का क्या मतलब आगे? ये जांच चली है, ये मांगी है, जांच ये बहुत पहले होनी चाहिए थी। बहुत पहले इनको मनीष सिसोदिया को, केजरीवाल को और सिंधिया को इनको डालना चाहिए था, क्योंकि ये जो आए हैं भ्रष्ट करके ही दिल्ली में आए हैं। दिल्ली के जो सरकार बनाई इन्होंने, ये कहा करते थे हम बिजली पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री नहीं दे रहे। आज ये लोग बाग को बेवकूफ़ बना रहे हैं इसके अंदर ये। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ से हालात खराब हैं। पिछले 24 घंटे में हिमाचल में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग लापता हैं। कई जगह भूस्खलन भी हुआ है। ये तस्वीरें मंडी की हैं, जहां भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। सुकेती नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते हालात चिंताजनक हो गए हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रशासन राहत और बचाव अभियान में जुटा हुआ है। पूरे प्रदेश से, खासतौर पर ज़िला मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू, इन सब से लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, इन सब की खबरें आ रही हैं। अभी तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
15 लोग अभी भी मिसिंग हैं। SDRF पूरी तत्परता के साथ, पूरी ईमानदारी और नेकदिली के साथ रेस्क्यू में लगी हुई है। हम लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं जहां पे भी स्ट्रैंडेड टूरिस्ट हैं, लोग हैं। हम पहुंचने का वहां पे प्रयास कर रहे हैं जहां नहीं भी पहुंच पाए जिन पॉइंट्स पे, और बहुत जल्दी हम रेस्क्यू करके और सेफली उन सबको उनको उनके घरों तक, उनके गंतव्य तक पहुंचा देंगे। और इन हालात पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद गजाली। जी देखिए, जिन जिलों जो प्रभावित जिले हैं उनमें मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर और शिमला है। मंडी, चंबा और कांगड़ा इसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मंडी और चंबा में कई इलाकों में स्कूल और जो पढ़ने के संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको भी आगे आने वाले दिनों के लिए बंद करने की घोषणा की गई है। और सबसे जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं उसका कारण यह है कि बारिश तो हो ही रही है आधी, साथ में तो वो पानी के बहाव के साथ जो मलबा साथ में आता है उसके वजह से हिमाचल के अलग अलग इलाकों में रास्ते में आवाजाही में रुकावट हो गई है। दूसरी तरफ एक तरफ लैंडस्लाइड भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है और कहीं कहीं पत्थर या चट्टान घसकने की भी जो पिछले कई दिनों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी वजह से कई इलाकों में रास्ता बंद हो चुका है। तो ऐसे में ये नहीं पता चल पा रहा है कि किन इलाकों में ज्यादा बर्बादी हुई है या किन इलाकों तक राहत और बचाव कार्य को पहुंचाया जा सके। कई तस्वीरें ऐसी आई हैं कि किसी एक गांव के एक ही पुल है या एक ही रास्ता है प्रवेश करने का या एंट्री का, वो बह गया है। तो अलग अलग इलाकों में बहुत ज्यादा तबाही हुई है फिलहाल। और अगर इस पूरे मॉनसून सीजन की बात करें तो कल ही परसों वहां के प्रधान सचिव हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, उनका बयान आया था कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जून और जुलाई से, अगर पूरे मॉनसून सीजन की बात करें। और फिलहाल जो है मेट डिपार्टमेंट या मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 3-4 दिनों में ऐसे ही हालात बने रहेंगे। और जिले वही हैं चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला, सोलन का इलाका, बिलासपुर, हमीरपुर और इनके आसपास के इलाकों में अगले 36 से 48 घंटे तक भारी बारिश होने की संभावना है। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश रेल रूट पर पठानकोट कांगड़ा सेक्शन में चक्की दरिया पर बना मुख्य नैरो गेज ट्रैक पूरी तरह से टूट गया है और इसके 3 पिलर्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है। एक पिलर पूरी तरह से ध्वस्त होकर चक्की दरिया में समा गया और पूरा रेलवे ट्रैक टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया है। लिहाजा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच रेल मार्ग संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया है। पुल के कमजोर होने के कारण पहले से ही इस रूट पर ट्रेन की आवाजाही पिछले कुछ दिनों से बंद थी, क्योंकि तीनों खंभे कमजोर होकर अपनी जगह से खिसक गए थे। ये रास्ता बंद होने से लोगों के लिए सड़क मार्ग से आवाजाही महंगी हो जाएगी, जबकि इस रेल मार्ग के जरिए होने वाले कारोबार पर भी खासा असर पड़ेगा। इस पर हमने बात की मोहम्मद गजाली से। ये बहुत पुराना पुल है, अंग्रेजों के जमाने में 1928 में ये बनाया गया था और डेली इस पे कई ट्रेनों की आवाजाही थी। पठानकोट और जोगिंद्रनगर के बीच में नैरो गेज रेल लाइन कहा जाता है इसको। और अभी पिछले ही हफ्ते रेलवे की तरफ से ये भी एक पत्र लिखकर बताया गया था संबंधित जो वहां के अधिकारी हैं, खास करके पठानकोट और कांगड़ा जिले में, कि यहाँ जो नदी है, जिस नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ था, यह रेलवे लाइन बिछी हुई थी, कि इसके आसपास खनन बहुत हो रहा है और खनन होने की वजह से इलीगल माइनिंग की अगर बात करें वो इतना ज्यादा हो रहा है कि जो पूरे पिलर्स हैं उनका बेस कमजोर हो गया है। अब अगर इसकी मुरम्मत की भी जाए तो या तो इन सारे पिलर्स को हटा के दोबारा इरेक्ट किया जाए, तभी ये चल सकता है। क्योंकि जो वीडियो सुबह से आ रहे हैं, सुबह एक पिलर गिरने की वीडियो आई थी और अभी जो वहां से हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 पिलर्स और गिर गए हैं। तो अगर मुरम्मत की जहां तक बात हो, फिलहाल रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कब इसकी मरम्मत की जाए, क्योंकि पानी का बहाव वहां पर भी तेज है। जो हालात हिमाचल के दूसरे जिलों में बने हैं वो इस इलाके में भी बने हुए हैं, जो पठानकोट और हिमाचल के कांगड़ा जिले के बॉर्डर पे ये ब्रिज बना हुआ है जिस नदी के पास, तो वहां पर भी पानी का बहाव तेज है। और कई सालों में आदित्य हुआ क्या है कि पानी का जो बहाव है या जो नदी की दिशा होती है वो कई बार बदलती रहती है। बदलने की वजह से जो है और खनन की वजह से जो पिलर्स हैं उनका बेस कमजोर हो गया है, जिसकी वजह से ये पुल गिर गया। अब इसकी कब मरम्मत होगी या मरम्मत होगी भी या नहीं होगी, इस पे अभी तक कोई रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान फिलहाल नहीं आया है।
वैसे बारिश कई जगहों पर हो रही है देश में और इसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जम्मू के कटरा में कल शाम हुई बारिश के बाद कुछ देर के लिए वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया था, लेकिन बारिश बंद होने के बाद ये फिर से शुरू हो गया है। बारिश के बाद लोगों को कटरा से वैष्णो देवी भवन तक जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बारिश का पानी हटने के बाद यात्रा की इजाजत दे दी गई है। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस लगातार हालात की निगरानी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार तक बारिश होते रहने के आसार हैं। देहरादून में भी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते देहरादून में काली मंदिर के पास गजिया नाले में भयंकर बाढ़ आ गई। कुछ जगह रिहायशी इलाकों में भी पानी घुस गया है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भी बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और मुश्किल ये है कि ऐसे हालात का सामना करने के लिए किए गए सारे प्रशासनिक इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। उत्तराखंड के मसूरी में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के चलते केम्प्टी फॉल उफान पर है। खतरे को देखते हुए पुलिस वालों ने आसपास की दुकानें बंद करवा दी। साथ ही पर्यटकों की एंट्री भी फिलहाल रोक दी गई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा हादसा हुआ। मंगला आरती के समय भीड़ ज्यादा होने से दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में 1 महिला 1 पुरुष और 6 लोग घायल भी हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज हो रहा है। बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती साल में 1 बार ही होती है। क्षमता से कई गुना ज्यादा श्रद्धालु उस वक्त मंदिर में मौजूद थे और हादसे के वक्त मंदिर में डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त सहित भारी पुलिस बल मौजूद था। तभी ये हादसा हो गया और 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से 1 पुरुष है और 1 महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है। सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल वो सब ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आके वो ठीक हो गए। कुछ देर बैठे हवा पानी के साथ तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 22 साल के युवक का शव मिला। कनाडा के लिए वीजा न मिलने के चलते परेशान था यह युवक और कुरुक्षेत्र में नहर से इस युवक का शव मिला। विडंबना यह है कि आत्महत्या के अगले दिन युवक को वीजा मिल गया। ये परसों सुबह लड़का घर से निकला था और इसकी बाइक और चप्पल जो कुलडी पुल है उससे लगभग 500 मीटर आगे मिली थी और परिवार वालों को और हमें भी डाउट था भाई ये नदी में ना कूद गया हो। कल से परसों से इसके प्रयास जारी थे। अभी इसकी डेड बॉडी मिली है, परिवार वालों ने शनाख्त कर लिया और हम अभी इसके तुरंत कागजात वगैरह तैयार करके कार्रवाई परसों ही हमने कर दी थी। अभी इसका पोस्टमार्टम करवा के अपना परिवार के हवाले कर देंगे संस्कार के लिए। पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे छात्र हर साल कनाडा के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए वीजा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में छात्रों के एप्लीकेशन बहुत बड़े पैमाने पर खारिज हो जा रहे हैं। इसको लेकर लोग परेशान हैं, जबकि कनाडा सरकार का दावा है कि उनकी ओर से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। कनाडा के अधिकारियों द्वारा वीजा की मंजूरी में हो रही देरी से पंजाब की एनआरआई बेल्ट के बहुत सारे परिवार चिंतित हो गए हैं। नीतू यादव के भाई ने कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जहां सितंबर से सत्र शुरू होता है, लेकिन वीजा को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है।
3 मंथ हो गए हैं, अभी तक वीज़ा आ नहीं रहा है। वीज़ा की वेट कर रहे हैं पर टाइम बहुत ज़्यादा थोड़ा रह गया है। टाइम को भी सिर्फ हफ्ता ही रह गया शायद, पर उसके बाद हमारा डेफर हो जाएगा जैन और मई में। जैन का भी हमें अभी प्रॉपर पता नहीं है कि शायद जैन में भी सीट मिलेगी कि नहीं। अब रिफ्यूज़ल के इतने चांसेस हो रहे हैं, पर हमें एक बार कंफर्म कर दे कि वीज़ा आएगा कि नहीं, एम्बेसी देगी कि नहीं, बस यही हमें प्रॉब्लम है कि आगे वो पढ़े या ना पढ़े। इस मई में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में नागरिकता और आव्रजन की अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट रखी गई, जिसका शीर्षक था क्यूबेक और बाकी कनाडा में विदेशी छात्रों की भर्ती और मंजूरी दर में भेदभाव भरा बर्ताव। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत से 41% स्टडी परमिट आवेदन खारिज कर दिए गए। भारत के लंबित आवेदनों की कुल संख्या करीब 9 लाख से ऊपर थी, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा थी। साल 2019 में 4 लाख से ऊपर स्टडी वीजा परमिट दिए गए थे, जो 2020 में करीब 2,56,000 रह गए और इसमें करीब 36% की गिरावट देखी गई। शिक्षा और आव्रजन सलाहकार कहते हैं कि आवेदनों की जांच पड़ताल में जो बहुत बड़ा बैकलॉग है, उसके चलते देरी हो रही है। बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, जो हम समय समय पे पढ़ते हैं तो 20 लाख से ज़्यादा केसेस जो हैं हाई कमीशन के पास पेंडिंग है। उसमें विजिटर वीज़ा भी है, PR एप्लीकेशंस भी हैं, स्टूडेंट एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो पाइल अप हो गया। तो वो जो बैकलॉग है उनका क्लियर करने के लिए वो टाइम तो लगेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी टाइम लगता है। सो जब तक ये बैकलॉग क्लियर नहीं होगा, नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगेगा सर। दूसरी संभव वजह छात्रों द्वारा कोर्स का चुनाव भी हो सकता है। पहले जो कैनेडियन एम्बेसी इतना पर्टिकुलर नहीं थी अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ द प्रोग्राम, पर वो भी एक आजकल मेजर इशू है। और उसमें बच्चे पहले क्या है कि टेक्निकल प्रोग्राम्स करके एक जेनरिक प्रोग्राम से ले लेते हैं, जो कि मे नॉट बी डायरेक्टली रेलेवेंट टू द प्रोग्राम दे हैव ऑलरेडी स्टडीड। तो फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग करने के बाद बच्चे प्रोजेक्ट मैनेजर में चले जाते हैं, तो कुछ बच्चों को तो ऐसे केसेस में वीज़ास मिल रहे हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर गेटिंग रिफ्यूज्ड। कनाडा सरकार का कहना है कि भारतीय छात्रों से कोई भेदभाव नहीं हो रहा। वीजा जारी करने में देरी या इससे इनकार से सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों को हो रहा है जिन्हें कनाडा के किसी कॉलेज में कोर्स के लिए मंजूरी मिल गई है। और जानकार मानते हैं कि आवेदनों की बढ़ती हुई संख्या से आगे आने वाले दिनों में नामंजूरी की दर और बढ़ सकती है। जालंधर से अश्विनी मल्होत्रा के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला सुपरटेक ट्विन टावर का। उसमें 28 अगस्त को वक्त दिया गया है दोपहर 2:30 बजे का, जब उसे ढहाया जाएगा। भारी मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल होगा और इसलिए इस ट्विन टावर के करीब बनी सुपरटेक एमरल्ड और ATS विलेज में रहने वाले लगभग 7,000 लोगों को 28 अगस्त को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपने घरों से बाहर रहने को कहा गया है। कैसे इसे ढहाया जाएगा, इस पर क्या है प्लानिंग, पूरी देखिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 40 मंजिल ऊंचे इन 2 टावरों को विस्फोट लगाकर ढहाया जाएगा। दोनों टावरों के अंदर ट्रकों में भरकर विस्फोटक अंदर पहुंचाया जा चुका है। हर रोज मंजिल दर मंजिल विस्फोटक लगाया जा रहा है। इस बीच इन दोनों टावरों के बिल्कुल नजदीक बनी 2 रिहायशी सोसाइटियों सुपरटेक एमरल्ड और ATS विलेज में रहने वाले लगभग 7,000 लोगों की सांस ऊपर नीचे हो रही है। ध्वस्तीकरण से पहले लोगों की सुरक्षा के लिए नोएडा अथॉरिटी ने इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया है। 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगा। ट्विन टावरों के दोनों तरफ की सोसाइटी के निवासियों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपना घर छोड़ना होगा। इन टावर के दोनों तरफ की सोसाइटी में 1,396 फ्लैट हैं। दोनों तरफ की सोसाइटी के लोगों को अपनी गाड़ियां हटानी होंगी। ट्विन टावर के चारों ओर एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस ट्विन टावर के सामने अथॉरिटी के पार्क वाली सड़क पर मौजूद रहेंगे।
और आसपास रहने वाले लगभग 7,000 लोग हैं जिनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये सांसें ऊपर नीचे इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब ये तस्वीर देखिए, ये 40 मंजिले की इमारत, 2 इमारतें हैं, सुपरटेक के ट्विन टावर कहते हैं, इन्हें ढाया जाना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 28 तारीख को इन्हें ढाया जाएगा। एडिफिस नाम की एक कंपनी है जिसको ढहाने का काम दिया गया है। आप देखेंगे पूरी इमारत में काले कपड़े और सफेद कपड़े लगा दिए गए हैं और अंदर जो है पिलर्स में बारूद भरा जा रहा है, जो जानकारी मिली। अब लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली, और यही सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती भी है कि जो यहाँ रेजिडेंशियल टावर है, सब बिल्डिंगों में लोग रहते हैं और जो बिल्डिंग गिराई जानी है, जो टावर गिराए जाने हैं, उसके और जो रिहायशी टावर है सुपरटेक एमेरल्ड का, उसके बीच सिर्फ 9 मीटर का अंतर है। एमेरल्ड कोर्ट सोसाइटी के 40 पिलर ऐसे हैं जो ब्लास्ट झेलने की स्थिति में नहीं है। ये पिलर उन 3 टावरों के हैं जिनमें परिवार रह रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन पिलर्स की मरम्मत का काम किया जा रहा है। कुछ पिलर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देना पड़ रहा है ताकि विस्फोट के वक्त ये गिरे नहीं। डर तो है लोगों के मन में कि इतनी नजदीक ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन वो आजकल की टेक्नोलॉजी में हर आदमी जो है अभी क्लियर है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है और उस टेक्नोलॉजी से जो ये गिराया जा रहा है, जो एडिफिस है और उनके साथ में जो जेट साउथ अफ्रीका की जो कंपनी आई है, प्लस यूके से भी उन्होंने एक वो सर्वे कराया है, तो उन चीज़ों को देख करके अब वो भी कन्विंस हो रहे होंगे कि ये सेफ डिमोलिशन होगा। जो भी अब और भगवान से प्रे करेंगे। ये उन्होंने 50 मीटर के रेडियस में बोला है कि क्रिटिकल जोन होगा और उसका जो वाइब्रेशन का उन्होंने बताया है कि 22 मिलीमीटर पर सेकंड होगा, और जबकि हमारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड को वाइब्रेशन लेने के लिए तैयार हैं। इन रिहायशी टावरों को एक विशेष प्रकार के कपड़े से ढका जा रहा है। इस कपड़े को नॉन वोवेन जियो टेक्सटाइल मटेरियल से बनाया गया है। इस कपड़े के अंदर धूल नहीं जा सकती है। इसके आसपास के दोनों सोसाइटीज की सभी रिहायशी टावरों को 26 अगस्त तक ढक दिया जाएगा। नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के संगरूर में एक किसान ने अपने सपनों का घर बचाने के लिए जो तरकीब अपनाई है उसकी हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल सुखविंदर सिंह नाम के किसान का घर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था। इसके चलते 1 करोड़ से ज्यादा की लागत वाला घर न टूटे, इसके लिए उन्होंने लिफ्टिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। कारीगरों ने घर को 2 महीने में 250 फुट से ज्यादा शिफ्ट कर दिया है। अभी 250 फुट और शिफ्ट होना बाकी है। इस काम में करीब 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। के द्वारा बनाने च एक वीर जी खर्चा डबल पै जाना सीगा। मैं तुहानूं दस्सिया पहले ही करोड़ तो उपर खर्चा होया होया सीगा। हासावां दा वीर जी देखो उन्होंने देखना है जिहड़े बंदे काम कर रहे हैं, आपां उन्होंने ठेका दिता होया, पर वो काम बिल्कुल सावधानी नाल कर रहे हैं। ये नहीं है भी ठेका दिता तो भजा के लेके जा रहे हैं। वो हौली हौली शिफ्ट कर रहे हैं। ਆਪਾਂ कह सकते बई जी साडा जिवें इत्थे मकान सीगा ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ कह सकते अगर 50-60 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ठीक है, तो नवें ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ कह सकते कि 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੇ ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ। ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 150 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਠੀ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਜਾਊਗੀ? ਇਹ ਹੋਰ 250 ਫੁੱਟ ਜਾਊਗੀ। 200 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, 50-60 ਫੁੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਫੁੱਟ ਰੁੜਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ मतलब कि हो गए सानू उरे। कोई नुकसान नहीं है, जिवें मर्जी घूम फिर के देख सकते आपां, कोई नुकसान नहीं होया कोठी नूं।
किसी भारतीय फुटबॉल के फैन से अगर ये पूछें कि क्या कोई भारतीय खिलाड़ी प्रीमियर लीग की फर्स्ट टीम में जगह बना सकता है तो शायद उनका जवाब ना में होगा। लेकिन प्रीमियर लीग के एक्सपर्ट्स की राय कुछ और है। इसकी बड़ी वजह है हाल में हुई नेक्स्ट जेन कप में भारत की 2 टीमों केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी का प्रदर्शन। इंग्लैंड में टॉटनहम हॉटस्पर और लिस्टरशायर के मैदानों पर गोल करते ये भारतीय युवा खिलाड़ी ये भारतीय फुटबॉल के लिए ऐतिहासिक लम्हा है। स्टार बन रहे इन फुटबॉलर्स का आगे का सफर कैसा होगा, इसे लेकर इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स भी अब आकलन करने लगे हैं। इन्हें अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। स्कोर ऐसा नहीं, इट वाज जस्ट 1-0 और हम भी जीत सकते थे मैच, तो ऐसा कोई इतना ह्यूज गैप नहीं है। बट होता है क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से करते आते हैं। हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा 8 से स्टार्ट कर रहा है, कोई 7 से स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें थोड़ा रहता है। बट काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिखाई हमारे प्लेयर्स ने एंड आई एम वेरी सरप्राइज्ड, बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारी टीम के अंदर। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम। I thought they were very good, surprisingly good to be honest. Played the ball well, good ideas, very modern style, and yeah, it was good. You like their game? Yeah, I like the game. Yeah, listen, you can see there's the talent there. Now it looks like you have great coaches to nurture them and make sure that they get to the next level. I can see they're very hungry to learn. They were sucking up all of the information that was given to them. इंग्लैंड में नेक्स्ट जेन कप में प्रीमियर लीग की बड़ी टीमों के खिलाफ भारतीय टीमें शायद बड़े नतीजे की उम्मीद लेकर नहीं आई, लेकिन जो कुछ सीखा और हासिल किया वो बहुत बड़ा है और इसका फायदा भी उन्हें जरूर होगा। उम्मीद ये भी है कि यहाँ से बढ़े हुए आत्मविश्वास और हौसले के साथ लौटेंगे और आने वाले वक्त में शायद भारतीय फुटबॉल की तस्वीर भी बदल सकें। इस वक्त जबकि भारत सहित दुनिया भर के फैंस की नजरें कतर और भारत में होने वाले अलग अलग फुटबॉल वर्ल्ड कप पर हैं, इससे कुछ हफ्ते पहले युवा भारतीय फुटबॉलर्स की 2 रिजर्व टीमें इंग्लैंड के बड़े फुटबॉल मैदानों पर जोर आजमाइश और सबको हैरान करती नजर आईं। भारत से नेक्स्ट जेन कप खेलने पहुंची केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी की टीमों ने एएफसी विंबलडन को हराया और फिर लिस्टरशायर और क्रिस्टल पैलेस जैसी बड़ी अकादमी टीमों के खिलाफ दम दिखाकर प्रीमियर लीग के एक्सपर्ट्स का दिल जीत लिया। For the Indian players, it'd be a great exposure to what does it look like in Europe, and into a country that's competing very well. And now, yeah, 100% it can help. And like especially the next gen platform, next gen cup. Yeah, of course. That's the thing. I think footballers like myself, I've had so many role models in the past, and now it's a time for me to be one to younger kids. जो भी हम लोग देख रहे हैं वो बहुत ही डेवलप्ड हैं। ये लोग जो ट्रेनिंग करते हैं हम सीख रहे हैं इनसे। मैं अभी इनसे पूछ रहा था कि सुबह क्या खाना खा के ट्रेनिंग आते हैं, कौन सा लीग खेलते हैं, तो ये देख के अच्छा लगता है। भारत के 2 टॉप क्लब के खिलाड़ियों के लिए न सिर्फ ये मैदान पर दम दिखाने का मौका था, वो ये भी समझते रहे कि इंग्लैंड में फुटबॉल सीखते कैसे हैं। मसलन मशहूर वेस्ट हैम क्लब जाकर उन्होंने सीखा कि क्लब के इतिहास पर फख्र कैसे महसूस करते हैं। वेस्ट हैम में इन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि 1966 वर्ल्ड कप की जीत में कैसे वेस्ट हैम क्लब की अहम भूमिका रही और इसलिए वो इसे इंग्लैंड की नहीं बल्कि अपने क्लब वेस्ट हैम यूनाइटेड की जीत मानते हैं। इंग्लैंड में टॉटनहम हॉटस्पर्स के पिच पर केरल की टीम के अभ्यास करते ये खिलाड़ी बड़ी उम्मीदें जगाते हैं। इंग्लैंड की फुटबॉल एकेडमीज में एक खास बात यह है कि यहाँ इतिहास और लेगेसी को सहेजने और समझने का तरीका भी समझाया जाता है। भारत से पहुंचे यहाँ ये खिलाड़ी बहुत सी नई चीजें सीख रहे हैं। You ask any West Ham supporter, England haven't won the World Cup in '66. It was down to West Ham. The reason for that was obviously the great Bobby Moore was the captain of England, and he came through the West Ham academy, and he was someone that was a massive graduate of the West Ham. But the goals being scored that day for England, you've obviously got Martin Peters that scored, and you got Sir Jeff Hurst that scored a hat trick. So all 4 goals scored by West Ham players, captain by a West Ham player. So that's why
rightly so, West Ham fans will tell you that it was West Ham that won the World Cup. अच्छा एक्सपीरियंस है इधर आकर खेलने के लिए, काफ़ी कुछ सीखा इधर आकर। इंग्लैंड में इन भारतीय टीमों के फैंस भी युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से दंग हैं। This is the first time we are getting this opportunity. Like even Sunil Chhetri have told us that they are lucky enough to get this opportunity actually. They're really impressing me the way they move the ball around, they're confident, and they're playing against a very established Crystal Palace team. So to keep up to this level where they are, they must be really good, you know. So we're kind of really impressed with them and enjoying the game. To be honest with you, this is the first time I'm seeing an Indian team playing, and I'm highly impressed because Crystal Palace is one of the best youth team in the Premier League, and they're one of the strongest as well. If you check their history, last season they were always taking the Premier League youth league. भारतीय फुटबॉल को मापने का एक पैमाना ये भी है कि हमारे कितने खिलाड़ी प्रीमियर लीग या दुनिया की ऐसी ही बड़ी लीगों में अपनी नुमाइंदगी करते हैं। उस लिहाजन आज दुनिया में हम बेशक कहीं नहीं नजर आ रहे हों, लेकिन इंग्लैंड में आकर इन भारतीय खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया है उससे सबका दिल जीत लिया है। और अब इंग्लैंड के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कुछ भारतीय खिलाड़ियों को आप ज़रूर प्रीमियर लीग की फर्स्ट टीम से खेलता हुआ देखेंगे। इंग्लैंड के फुटबॉल मैदानों से विमल मोहन, NDTV इंडिया।